हाँ बेटा, चैप्टर 2 है। अब समझना, ठीक है ना। रेसिडेंशियल स्टेटस अपन सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करते हैं, मतलब देखते हैं कि रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है। क्यों देखते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों अपन को सबसे पहले स्टेप में ये कैलकुलेट करना है। देखो, अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक है, तो ग्लोबल इनकम मतलब कहीं भी कमाई हो वो टैक्सेबल इन इंडिया होगी। ग्लोबल इनकम कहीं भी कमाई हो वो टैक्सेबल इन इंडिया होगी। बट अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो इंडिया में कमाई हुई इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी और बाहर कमाई हुई इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ता है। ना, जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, वो अगर रेसिडेंट है और अगर वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। अच्छा, रेसिडेंट में भी अपन दो कैटेगरीज बनाएंगे इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ये अभी सीखेंगे अपन आगे कि ये क्या है, और रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ठीक है। अभी अपन अगर सिर्फ रेसिडेंट की बात करें और नॉन रेसिडेंट की बात करें, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है और इंडिया में इनकम कहाँ कमाई, इंडिया में, तो वो इंडिया में टैक्सेबल है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में पैसे कमाए, तो वो भी इंडिया में टैक्सेबल है। अगर मान लो मैं पैसे कमाए, रेसिडेंट हूं मैं, तो ये पैसे भी इंडिया में टैक्सेबल है, भले मैंने नेपाल में कमाए हो, ठीक है। और पर अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूं तो ये मेरे हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। इसमें कहाँ टैक्स लगेगा, नेपाल में, है ना। अगर मैंने मान लो चाइना में पैसे कमाए, तो मैं रेसिडेंट हूं तो यहाँ पे टैक्सेबल है, ठीक है। बट अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूं तो ये पैसे इंडिया में टैक्सेबल नहीं। समझ में आया, अगर नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ इंडिया में कमाए हुए पैसे ही इंडिया में टैक्सेबल है। क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं रेसिडेंट हूं तो मैंने कहीं भी कमाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरे पैसे इंडिया में टैक्सेबल होंगे। अच्छा मुझे बताओ, रेसिडेंट होना और सिटीजन होना सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। क्या डिफरेंस है? रेसिडेंट यानी क्या कहते हो, सिटीजन है ना। हाँ, सिटीजनशिप मतलब किसी भी कंट्री में हम पैदा होते हैं तो वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है, और कहीं पैदा नहीं हुए तो वहां की भी सिटीजनशिप मिल जाती है क्या? कहीं कहीं की मिल जाती है, पैसे देके मिल जाती है कहीं की, है ना। और कहीं पे कुछ टाइम आप रहते हो, वहीं वर्क करते हो, तो आपको वहां की सिटीजनशिप कुछ सालों बाद मिल जाती है, ठीक है। तो सिटीजन होना बहुत अलग चीज है और रेसिडेंट होना अलग चीज है ना। अच्छा, एक पर्सन दो कंट्रीज में रेसिडेंट हो सकता है? रेसिडेंट, सिटीजन है वो, हो सकता है। रेसिडेंट होने के लिए कुछ डेज इंडिया में रहना पड़ेगा, वो क्राइटेरिया रूल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से अगर इंडिया में रेसिडेंट है और दूसरी कंट्री के रूल्स के हिसाब से वहां पे भी रेसिडेंट है, वहां पे भी नंबर ऑफ डेज उसके कंप्लीट हो रहे हैं, तो दोनों जगह रेसिडेंट है, ठीक है। या मान लो कि इंडिया में रेसिडेंट है कोई,
ठीक है, यही वाला एग्जांपल लेते हैं ना। अगर मैं इंडिया में रेसिडेंट हूँ तो नेपाल और चाइना की जो इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, बट नेपाल और चाइना बोलेंगे कि यार ये तो कमाई नेपाल में है, कमाई चाइना में है, तो हम तो टैक्स लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इंडिया भी टैक्स मांग रही है क्योंकि हम इंडिया के रेसिडेंट हैं, तो वो बोल रही है कहीं भी कमाई हो, वर्ल्ड में कहीं भी कमाई हो हम तो टैक्स लेंगे। और चाइना बोल रहा है हमारे यहाँ कमाई है तुमने तो हम भी टैक्स लेंगे, तो दो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, है ना। ये डबल टैक्सेशन से रिलीफ मिलता है, पर ये अपन फाइनल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये डबल टैक्सेशन होता है, दो कंट्रीज एक इनकम पे टैक्स ले सकती है, इसका जो रिलीफ है वो आप सीए फाइनल में पढ़ते हो। इंटरनेशनल टैक्सेशन की भी बहुत सारी चीजें अपन फाइनल में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या, है ना। तो ये क्लियर हुआ कि अपन को क्या करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है, उससे डिसाइड होगा कि आपके हाथ में कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बात, ठीक है। चलो लिखो, लिखना चालू करो। ये जो एक्सप्लेन किया वो लिखवा देती हूँ, फिर आगे अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे उस पर आते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल दी रेसिडेंशियल स्टेटस, लिखो टोटल इनकम, टोटल इनकम of assessee, total income of assessee cannot be determined, total income of assessee cannot be determined without knowing his residential status. Cannot be determined without knowing his residential status. Next line में लिखो, next point बनाओ। If any person is resident in India, if any person is resident in India, then his global income, then his global income is taxable in India. Then his global income is taxable in India, है ना। थर्ड पॉइंट बनाओ। If any person is non-resident, NR, है ना, is non-resident, then only income then only income earned, then only income earned or received in India will be taxable in India. Will be taxable in India. फोर्थ पॉइंट लिखो, residential status shall be determined, residential status shall be determined
एवरी ईयर, हर साल अपन ये करेंगे। ऐसा नहीं कि एक साल रेसिडेंशियल स्टेटस देख लिया, क्योंकि हर साल आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है, बदल सकता है ना। तो एवरी ईयर फॉर एन असेसी, फॉर एन असेसी, ठीक है। अब पहले पर्सन के लिए अपन रेसिडेंशियल स्टेटस सीखते हैं, हर पर्सन के लिए अपन डिटरमाइन करना सीखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन इज इंडिविजुअल, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, देखो है ना, जो सेक्शन है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, ठीक है, वो बेसिक कंडीशन बताता है, आपका रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर एक और सेक्शन है, सेक्शन 6, ठीक है, सबसेक्शन 6 है ना, वो एडिशनल कंडीशंस बताता है, जिससे आप ये डिसाइड करते हो कि ऑर्डिनरली रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, ठीक है। तो पहले तो अपन बेसिक कंडीशन सीखते हैं, जिससे अपन ये डिसाइड करेंगे कि कोई पर्सन रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। फिर एडिशनल कंडीशन सीखेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। हेडिंग डालो इसके अंदर, बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। लिखो, स्टे इन इंडिया for 182 days or more in previous year। हम जिस प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर के लिए हम देखेंगे, उस प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज और मोर रहा है क्या, ठीक है। प्रीवियस ईयर हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, 23-24, 23-24 प्रीवियस ईयर में हम देखेंगे कि वो 182 डेज और मोर रहा है क्या, ठीक है। और लिखो बीच में बड़ा सा, और पॉइंट नंबर 2 लिखो, लिखो स्टे इन इंडिया फॉर 60 days और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड, ये सेकंड वाले पॉइंट का ही एंड है, ठीक है, सेकंड पॉइंट ही कंटिन्यू हो रहा है अभी। एंड 365 days or more in लास्ट को अंडरलाइन करना, लास्ट 4 previous years। लास्ट 4 previous years मतलब बिफोर 2023-24 वाले, ठीक है। और ये मतलब 23-24, ठीक है। अभी पहले लिख लो, फिर अपन इसको एग्जाम्पल के से समझते हैं, कैलकुलेशन है ना। ये लिख लिया इतना, इसके नीचे नोट डालो, if any individual
satisfy if any individual satisfy any one basic condition satisfy any one basic condition ब्रैकेट में लिखो एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशंस दो दिए मैंने 1 और 2 है ना और से वैसे समझ में आ जाना चाहिए ठीक है कि दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो पर्सन रेसिडेंट है और दोनों ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो नॉन रेसिडेंट ठीक है लिखो एटलीस्ट वन लिखा ब्रैकेट में लिखो देन ही इज ट्रीटेड एज देन ही इज treated as resident in India. गुरप्रीत आई थिंक अजय सर की लिंक से करवा रहे हैं बेटा then he is treated as resident in India otherwise non-resident दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होगी तो रेसिडेंट नहीं तो नॉन रेसिडेंट ठीक है क्लियर हुई ये वाली बात हाँ अभी मैं एडिशनल कंडीशंस लिखवाती हूँ पर उसके पहले नोट नंबर 2 लिखो रेसिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर से 4 to 8 मार्क्स का कवरेज होता है ना एमसीक्यू मिलाकर ठीक है एमसीक्यू एक का तो फंसता ही है रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने का और बहुत सिंपल है बहुत छोटा सा है बहुत सिंपल है ठीक है मतलब इंडिविजुअल के केस में ही बस ज्यादा है बाकी एसएससीज के लिए तो फटफट कंप्लीट हो जाएगा कि कुछ भी ऐसा ज्यादा नहीं है कंपनी के केस में तो सिंपल है डोमेस्टिक कंपनी है रजिस्टर्ड तो रेसिडेंट ठीक है और फॉरेन कंपनी है तो बहुत सिंपल है ठीक है ना पार्टनरशिप इंडिया में बनी ठीक है बाहर बनी ठीक है तो सिर्फ इंडिविजुअल के केस में अपन को थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है ठीक है चलो लिखो नोट नंबर 2 द डे ऑन विच Assisi enters into India. The day on which Assisi enters into India, as well as the day on which, he leaves India, shall be considered as stay in India. Shall be considered as stay in India. ठीक है मतलब जिस दिन वो हमको डेज काउंट करने पड़ेंगे ना बेसिक कंडीशंस में डेज का ही बात की हुई है कि वो अगर 182 डेज इंडिया में था या 60 डेज इंडिया में था या 365 डेज टोटल मिला के पिछले 4 साल में ठीक है तो वो रेसिडेंट होगा है ना तो हमको डेज काउंट करने पड़ेंगे अब डेज काउंट करने के लिए जिस दिन वो इंडिया में लैंड करता है ठीक है वो दिन भी इंक्लूड करेंगे या वो जिस दिन जा रहा है जिस दिन वो प्लेन में बैठ रहा है उस दिन को भी वो इंडिया में ही इंक्लूड करेंगे ठीक है तो सबसे पहले अपन तो डेज का कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हैं कि डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है ना चलो एग्जांपल नंबर 1 लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेज कर रहे हैं अपन एग्जांपल नंबर 1 मिस्टर अक्षय ठीक है इसके लिए अपन को करना है यहाँ पे मैं लिख रही हूं ही कम्स इन इंडिया
एंड लीव्स इंडिया। डेट्स लिख रही हूं मैं, ठीक है ना। 28 फरवरी 2023 को बेटा ये इंडिया आया। 15 मार्च 2023 को चला गया। या रुको, चेंज करते हैं। हाँ बेटा, 60 days अलग लिखवाया था, तो 60 days अलग काम दूंगा, 365 अभी उसका मत सोचो, अभी वो सब समझाऊंगी मैं, ठीक है। अभी तुम लोग क्या करोगे, मुझे सिर्फ डेज कैलकुलेट करके बताओगे कि वो कितने दिन इंडिया में था, फिर हम देखेंगे वो कंडीशन कैसे लगानी है, ठीक है। अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है वो, उसकी चिंता मत करो, है ना। जुलाई 2023 को इंडिया छोड़ के चला। अभी रुक जाओ, अभी और बहुत सारी डेट दे रही हूँ मैं, कैलकुलेट ही करने लगे तुम लोग तो, ठीक है। जुलाई तक इंडिया में था, जुलाई को इंडिया से चला गया, फिर ये आया बेटा 13 दिसंबर 2023 और ये गया है 26 जनवरी 2024 को, है ना। और फिर ये आ गया 13 फरवरी 2024 को इंडिया वापस, फिर ये गया 17/3/2024 को, है ना। और फिर ये 30 मार्च 2024 को फिर इंडिया आया, और फिर ये 19/5/2024 को इंडिया से चला गया, ठीक है। लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 23-24। चलो, बिना डिस्कस किए, बिना बात किए तुम लोग कैलकुलेट करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। मैं चल, तुम लोग कर ही लो, फिर ही करती हूँ मैं, मेरे को भी आंसर नहीं पता है, ठीक है। मैंने अभी अभी बनाया तुम लोग के सामने ये क्वेश्चन नया। हाँ, जिस दिन जा रहा है वो भी इंक्लूड करेंगे और जिस दिन आया है वो भी इंक्लूड करेंगे, दोनों स्टे इन इंडिया है, ठीक है। नाम वो लास्ट वाला 19 19 मई। हो गया, कितना है बताओ, लिखती जाती हूँ मैं। 218। चलो, एक आंसर आया, और बताओ। 216, और बताओ। और सब लोग अपने अपने आंसर बता दो। 217। 217 ना। 70, ओके, ठीक है। सारे जितने भी आ रहे हैं सब ऐड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, है ना। मैं पूरी 4 साल की निकाली। 4 साल के नहीं बेटा, कि मैं बस ये पहली वाली 28 फैब से लेके 16 जुलाई तक। बेटा मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, मैं नहीं हेल्प कर रही हूँ तुम लोगों की। मैम ये 24 लीप ईयर है तो 29 डेज की 29 डेज होंगे, 24 में 29 डेज होंगे, है ना। जैसे आज 28 है, कल 29 है ना। मैम तो हम लोग का आंसर मेरे 217 हो जाएगा। तेरा 216 की जगह 217 कर दो। हाँ मैम, मेरा पहली वाली का 154 है। पहले वाले का 218, ओके। 268, ओके।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं, 4 आंसर मिले हैं मुझे अभी, 2 आंसर और दो। ये तो सेम सेम आंसर दे दी ना हमने। टू थर्टी फाइव 235। चल 215। चलो मैं कैलकुलेट करती हूँ, मुझे नहीं पता इसमें से कोई सही भी हो सकता है आंसर, या सारे गलत हो सकते हैं, है ना। चलो मैं, मेरे साथ कैलकुलेट करो, मुझे बताओ मैंने कौन से प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट करने को बोला। तो 23 24 चालू कब से होता है? 1 अप्रैल 23 से, ठीक है। क्या तुम लोगों ने इसके पहले के दिन भी काउंट किए? किए ना। हाँ, तो वो तो गलत किया। प्रीवियस ईयर 23 24 में उसने कितना स्टे किया, उसके पहले और उसके बाद का नहीं पूछ रहे हैं वो। तो यहां से काउंट करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तुम लोग के आंसर्स को थोड़ा इधर की सरकाएं, है ना, फरवरी और मार्च। 31 मार्च को 24 को ये ईयर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से बताओ, अप्रैल में वो फेब में आ गया था और वो सीधे जुलाई में गया, तो अप्रैल में पूरा रहा वो, तो अप्रैल के 30 डेज रहा। मई भी रहा, मई में कितने डेज होते हैं? 31। फिर मई, जून में भी रहा, जुलाई में गया ना, ठीक है। तो जुलाई, जून में कितने दिन? 30 दिन। जुलाई में कब गया? 16। तो 16 दिन वो यहाँ था, ठीक है। तो 16 दिन अपने काउंट हो गए। अब वो वापस कब आया? दिसंबर में। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, दिसंबर। अब मुझे बताओ 13 दिसंबर को वो आ गया। दिसंबर में कितने डेज होते हैं? दिसंबर में कितने डेज होते हैं? 31, ठीक है। 13 तारीख को यहाँ था, तो मतलब 12 दिन बस कटे, राइट। 13 को तो काउंट यहाँ ही पे मानेंगे ना, 13 से वो यही था। तो कितने दिन वो दिसंबर के यहाँ नहीं था? 12 दिन, तो -12 कर दो, तो 19 डेज वो यहाँ था, ठीक है। कब गया वो? 26 जनवरी को वापस गया, तो 26 दिन जनवरी के यहाँ था। अच्छा, फरवरी में कब आया? 13 तारीख को। अब फरवरी में आते हैं 29 डेज, क्योंकि लीप ईयर है, ठीक है। 29 में से 12 दिन काट दो, कितने दिन था? 17। गया कब? मार्च में। मार्च में 17 तारीख को गया, तो 17 मार्च तक वो यही था, 17 दिन मार्च के हो गए। अच्छा, 30 तारीख को वापस आ गया था मार्च में, तो 30 और 31 2 दिन और, तो कितने? 19 दिन। तो अब टोटल करो ये डेज का, 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 16 प्लस 19, 188। समझ में आया ये? ठीक है। अभी हमने सिर्फ कंडीशंस की बात नहीं की है, अभी हमने सिर्फ क्या किया है? डेज कैलकुलेट किए। चलो एक और करके दिखाओ मुझे जल्दी से। वो जिस दिन आया उस दिन को भी कंसीडर करना है। हाँ बेटा, जिस दिन आया वही मैंने नोट लिखवाया है, जिस दिन आया उस दिन भी स्टे इन इंडिया है, जिस दिन जा रहा है उस दिन भी स्टे इन इंडिया है। दोनों दिन अपन को कंसिडर काउंट करने हैं, ठीक है ना। भले ही वो सुबह 4 बजे निकल जाए, ठीक है, बट जिस दिन जा रहा है उस दिन स्टे इन इंडिया काउंट होगा, ठीक है। चलो लिखो,
डेट्स लिखो जल्दी जल्दी। And he is studying well. हाँ बेटा ठीक कर लो, तुम लोग ठीक लिख लो। टाइम चार्ट बना लेना जैसे बनाया था ना मैंने अभी ना। प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करो और ओरली मत करो, टाइम चार्ट बना के करो। आंसर लिख रही हूँ मैं, देखते हैं। तो मेरा 168 अभी तक तीनों लोगों का 168 आया है, बाकी लोग बताओ। सबका 168 आ रहा है, yes 168 चलो बहुत बढ़िया, सही आंसर है 168। ठीक है चलो, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो जल्दी से, लिखो, डिक्टेट कर रहे हो। मिस्टर राम comes in India
comes to India. Mr. Ram comes to India on 10th December 2023 for 260 days. On 10th December 2023 for 260 days. Calculate number of days. Calculate number of days stay in India for previous year 23-24. चलो करके दिखाओ जल्दी से. One hundred and 135. 113, 135. 113 सही है. ठीक है. दिसंबर, जैन, फेब और मार्च. दिसंबर में आया ना वो. ठीक है. किसी को 260 डेज तो नहीं लग रहा. दिसंबर में आया. ठीक है. तो दिसंबर में 10 तारीख को आया. ठीक है. तो कितने दिन कट गए दिसंबर के? 9 दिन. तो 31 में से 9 दिन माइनस करो, 22 डेज ये कट गए. उसके बाद फिर जनवरी में 31, 24 है. ठीक है. तो लीप ईयर है. 29 डेज यहाँ पे. और कितना हुआ? डेज कैलकुलेट करने का समझ में आ गया अच्छे से. ठीक है. अब अपन बेसिक कंडीशंस लगाना सीखते हैं एग्जांपल में, है ना. और फिर एडिशनल कंडीशन सीखेंगे. लिखो. मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है बट मैं उसको बहुत पार्ट्स में करवाऊंगी अलग अलग. कि पहले बेसिक कंडीशन उससे सीख लेते हैं, फिर बाद में एडिशनल कंडीशन सीखेंगे उसी से. ठीक है. तो लिखो. एग्जांपल लिख लो. ब्रेटली. हाँ मॉड्यूल का क्वेश्चन है. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है ना. ठीक है. ब्रेटली विजिट्स इंडिया for 100 days. For 100 days in every financial year. For 100 days in every financial year. ठीक है. फुल स्टॉप लगाओ. This has been his practice. This has been his practice for the past 10 financial years. For the past 10 financial years. ठीक है. इसमें ए लिखो. कैलकुलेशन में ए लिखो. Find out his residential status for assessment year 24-25. Find out his residential status. अभी रेसिडेंशियल स्टेटस में अपन आधा ही कर रहे हैं. कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट डिसाइड कर रहे हैं. ऑर्डिनरली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट अपन बाद में करेंगे. ठीक है. अभी मैंने एडिशनल कंडीशन तुम लोगों को लिखवाई नहीं है. Resident status for this. फॉर असेसमेंट ईयर AY है ना 24-25. ठीक है. अब बेसिक कंडीशंस को एक बार फिर से देखते हैं जो मैंने लिखवाई है. क्या लिखवाई है? Stay in India for 182 days or more in the previous year. और ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो दूसरी कौन सी देख सकते हैं? 60 days in previous year and 365 days
in last 4 previous years, right? ठीक है ना? और पहली वाली क्या थी? 182 days in previous year, ये और था, ठीक है? अब अगर ब्रेटली का देखें अपन, तो क्या लिखा है? वो 100 डेज के लिए आता है ना? तो प्रीवियस पीरियड ऑफ स्टे इन प्रीवियस ईयर, कौन सा वाला? 2023-24 कितना है बेटा? 100 डेज, 100 डेज है, राइट? तो बेटा ये वाली कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, हमारे पास एक और कंडीशन है, हम ये चेक करेंगे, ठीक है? हम ये चेक करेंगे कि 60 दिन से ज्यादा प्रीवियस ईयर में रहा क्या? हाँ, है ना? 60 डेज से ज्यादा रहा। एंड क्या 365 डेज इन प्रीवियस 4 इयर्स रहा? वो एवरी ईयर 100 डेज रह रहा है, और ऐसा वो लास्ट 10 इयर्स से कर रहा है। समझ में आया? तो पीरियड ऑफ स्टे इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स कौन से हुए? 22-23 तक, कहां से लेकर कहां से चालू है? 21-22 है ना, 20-21 और 19-20, 19-20 से 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23, ठीक है? 2019 से लेकर टू 22-23 कितना हुआ? 100 डेज एवरी ईयर। तो कितने डेज हुए? 400 डेज, ठीक है? तो 365 डेज से ज्यादा रह लिया उसने लास्ट 4 इयर्स में, और इस साल 60 डेज से ज्यादा रह लिया, ठीक है? तो ये दोनों कंडीशन पूरी हैं, ये भी और ये भी, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि वो रेसिडेंट है। समझ में आया? ठीक है, तो ये कॉपी करो, ये 2 चीजें कॉपी करो, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है, उसके बाद जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखना। लिखो मिस्टर ली, अच्छा कर Mr. Lee has been in India. Mr. Lee has been in India. क्वेश्चन है ये नहीं, ये इसका आंसर है। अभी अपन ने वो कहाँ दिया, कंक्लूजन कहाँ दिया कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है ना? हाँ, ब्रेटली लिख दो या मिस्टर ली लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है? हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड more than 60 days, for a period more than 60 days in previous year 23-24। previous year को शॉर्ट में लिखना, more than 60 days in previous year 23-24, and लगाओ, and दूसरी कंडीशन क्या है ना? तो लिखो and के बाद लाइन चेंज कर लो, एक काम करो, and for a period more
of more than 365 days in last 4 previous years. 365 days in last 4 previous years. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में therefore since he satisfies one of the basic conditions, under section 6(1) है ना, basic conditions under section 6(1), he is resident for assessment year 24-25. असेसमेंट ईयर को भी शॉर्ट में लिखो, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को जो क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने ए लिखवाया था, उसमें डालो A1। ठीक है, लिखो। Suppose number of days is 90 days instead of 100 days. Suppose number of days is 90 days instead of 100 days. अब कैलकुलेट करके बताओ बेसिक कंडीशन। 60 डेज तो रह रहा है वो, बट 90 डेज इंटू 4 करेंगे तो नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ना वो 182 डेज वाली कंडीशन पूरी कर पा रहा है और ना ही वो सेकेंड वाली पूरी कर पा रहा है, क्योंकि सेकेंड वाली पूरी होने के लिए क्या हो पाता है, दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, तो क्या बोल देंगे अपन, नॉन रेसिडेंट। समझ में आया? ठीक है, कि ब्रेटली इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी कंडीशन ऑफ बेसिक कंडीशंस, है ना, तो वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, लिख पाओगे, फ्रेम कर पाओगे खुद से, कर लो। पहले कैलकुलेशन शो कर दो ऐसे और फिर कंक्लूजन लिख दो जल्दी से। ठीक है, डन।
चलो अभी थोड़ा सा टाइम है तो एडिशनल कंडीशंस लिख लेते हैं, है ना। इसका क्वेश्चन फिर कल अपन प्रैक्टिस करेंगे। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो रेसिडेंट। हेडिंग अलग कलर से डाला करो, ठीक है। 3-4 कलर के पेन रखा करो अपने पास। चलो हेडिंग डालो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे ROR, ठीक है। ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ऑब्लिक डालो हेडिंग में ही, रेसिडेंट but not ordinarily resident, R but NOR, ठीक है। हेडिंग डाल ली, अब उसके अंदर लिखो if any individual is resident in India, if any individual is resident in India, then we have to check whether he is R and OR, शॉर्ट में लिखना आप, है ना। हेडिंग में लिख चुकी हो फुल फॉर्म, और R but NOR, whether he is R and OR or R but NOR। कृष्णा बुला रहे हैं, कृष्णा चले जाए, बाद में इनकी कॉपी से लिख लेना, सिर्फ लिखवा ही रही हूँ अभी मैं, ठीक है। लिखो एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल, उसको पहले वाले को क्या बोला था, बेसिक कंडीशन, इसको क्या बोल रहे हैं, एडिशनल कंडीशन। एज पर सेक्शन 6(6), नेक्स्ट लाइन में लिखो एडिशनल कंडीशन एज पर सेक्शन 6(6), है ना। उसमें पहला पॉइंट डालो रेसिडेंट फॉर 2 previous years or more in last 10 previous years, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स में से कोई भी 2 साल वो रेसिडेंट था क्या, ये चेक करना है, ठीक है। समझ में आया। एंड बड़ा सा लिख देना बीच में, एंड stay in India for 730 days or more in last 7 previous years। पिछले 7 साल में टोटल मिला के 730 डेज स्टे, है ना। और लास्ट 10 ईयर में किसी भी 2 साल में वो क्या था, रेसिडेंट था, ठीक है।
है ना, दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो वो कहलाएगा आर एंड ओ आर, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ठीक है। पर अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई, दोनों ही होनी चाहिए साथ में, ठीक है, अगर एक भी नहीं हुई तो हम बोलेंगे रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। लिख लो इसको, इस बात को लिख लो नीचे नोट में, ये दो कंडीशन लिख ली, उसके बाद लिखो नोट, if assessee satisfy both the additional conditions, if assessee satisfy both the additional conditions, then he becomes, दोनों satisfy कर देगा तो क्या बन जाएगा, R and OR, then he becomes R and OR, otherwise R but NOR. ठीक है, क्लियर हुआ है ना। चलो अभी अपन की इंडिविजुअल की बहुत सारी बातें बची हुई है, वो खत्म करेंगे कल, फिर बाकी एसएससीज तो फटाफट